2 मिनट अपन ने इंतजार भी कर लिया, कोई नहीं आ रहा तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। तो देखो, सुनो और समझो। सेकेंडरी मार्केट, हमने प्राइमरी मार्केट पढ़ा। प्राइमरी मार्केट मतलब जब सिक्योरिटी पहली बार इशू होती है तो वो प्राइमरी, आईपीओ आता है तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। फिर आता है सेकेंडरी मार्केट, द्वितीय बाजार। पूंजी बाजार में द्वितीय बाजार, प्राथमिक और द्वितीय। तो प्राथमिक के बाद जो द्वितीय है यानी सेकेंडरी बाजार है, मार्केट है, इसका मतलब ये होता है कि प्रीवियसली एक बार जो सिक्योरिटी इशू हो गई है, अब वो बाजार में फिर से उसका ट्रेड हो रहा है, यानी उसका सेल और परचेज हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, आवाज सुन के मजा नहीं आया, मैसेज में भी पढ़ना है। इट इज आल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। इसी को स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहा जाता है बेटा हिंदी में? विभूतियां कि विपणन बाजार, जो भी है ना। इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू डिसइन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर इनटू द मार्केट। मतलब ये एक ऐसा बाजार है जहां पर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होता है वो डिसइन्वेस्ट करता है। डिसइन्वेस्ट यानी जो उसके पास ऑलरेडी होल्डिंग्स हैं, उन होल्डिंग्स को वो सेल कर देता है तो पैसा आ जाता है। और जो नए लोग एंट्री मारते हैं इस बाजार में, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि वो लोग शेयर परचेस करते हैं। भाई जिसके पास ऑलरेडी होल्डेड है, भाई कंपनी ने इशू किया शेयर तो किसी ने तो खरीदा होगा ना, तो जब उसने खरीदा तो वो प्राइमरी मार्केट का। सेकेंडरी मार्केट में आके वो बेचेगा। आगे आ जाइए। आज उसने कसम खाई थी कि आज तुम्हें कॉर्नर में ही बैठूंगी चाहे जो हो जाए। It provides liquidity and marketability to existing securities। यानी सिक्योरिटी मार्केट क्या करता है बेटा? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है प्राइमरी मार्केट को। यानी प्राइमरी मार्केट जो चीज आप खरीद के आए हो वो सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो। लिक्विडिटी मतलब जो आपके पास स्टॉक की होल्डिंग है शेयर्स की, उसको जब आप बेचोगे आपके पास कैश आएगा, और जब कैश आएगा तो वो पोजीशन क्या कहलाएगी? लिक्विडिटी, तरलता। Secondary market to also contribute to economic growth by channelizing funds to most productive investment through disinvestment and reinvestment। एक का शेयर खरीदो, दूसरे का बेच दो, फिर दूसरे का खरीदो, तीसरे का बेच दो। ये जो खरीद फरोख्त चलती है, सेल परचेस, बिड आस्क चलता है। यहाँ पर बिड का मतलब होता है परचेस और आस्क का मतलब होता है सेल। कि सेल का मतलब होता है स्वागत। आज उसने सी हैज डिसाइडेड टुडे टू सिट बाहर की साइड। महेश्वरी जी, टेंशन लेने का नहीं, देने का। कौन सा गेम खेल के आ रहे हो? क्रिकेट? वेरी गुड। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड क्लियरली एंड सेटल्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। यानी सेबी ने जो गाइडलाइन दे के रखी है उसके हिसाब से ही सेकेंडरी मार्केट काम करता है। और सेबी के पास कोई काम होता नहीं है, तो यही करता है दिन रात। आजा 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 आजा, तुझको देखा तो ये ख्याल आया। शुरू करें। With advancement in information technology, trading through stock exchange can be done from anywhere in the country through trading terminals। देखो बेटा, शेयर बाजार एक ऐसा बाजार जो पहले जब ऑफलाइन होता
चलता था। ऑफलाइन इन द सेंस कहने का मतलब ये कि जब फिजिकली शुरुआत जब हुई, लोगों ने ये एक आइडिया जनरेट, थ्योरी जनरेट की कि अपने को कंपनी यदि क्रिएट करना है तो अपन थोड़ा थोड़ा पैसा हर आदमी से ले लो और उसको कंपनी का मालिकाना हक दे दो, तो शेयर कहलाया। अब ये जब पहले चलता था तो इसका फिजिकल डिलीवरी हुआ करता था, तो इसका बाजार एक सीमित जगह पर होता था, यानी हर कोई नहीं खरीदता था, खाली एक शहर के अंदर काम ही होता था। क्योंकि मेरे को ये बताओ, यदि आप दिल्ली में कंपनी खोल रहे हो तो उस जमाने का सोचो, आप अभी का नहीं, 50-60 का सोचो। उस जमाने में क्या ऐसी चीजें पॉसिबल थी कि दिल्ली में जो हो रहा है वो आपको आज ही मालूम पड़ जाए? नहीं होता था ना ऐसा। जो चीज आज आप जिस कन्वीनियंट के साथ काम कर रहे हो, सुविधा के साथ, जो कम्युनिकेशन के मीन्स, जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन जो आज अवेलेबल है, क्या उस जमाने में होंगे? नहीं थे। तो एक चार दीवारी के अंदर ये शेयर बाजार चलता था। इसको रेगुलराइज करने के लिए, इसका दायरा बढ़ाने के लिए, कि जितना ज्यादा लोगों तक ये बाजार पहुंचेगा उतने ज्यादा लोग पैसा लगाएंगे। इससे क्या होगा? एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको काम धंधे नहीं मिल रहे हैं, तो उनको एक काम मिल जाएगा कि वो भी खरीदी फरोख्त करके और थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। पर जब तक फिजिकल डिलीवरी होती थी तब तक इसका ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता था। कई बार जब अपन एप्लीकेशन भेजते थे कंपनी को, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, ऐसा वाला काम था। चिट्ठियों से काम चलता था, पत्र व्यवहार चलते थे। तो जब अपन चिट्ठी यहाँ से लेटर भेजते थे, कई बार हुआ कि कंपनी को पहुंच गया, कंपनी को पैसे मिल गए, कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया, कंपनी ने आपको शेयर चिट्ठी के थ्रू भेज भी दिया। अब आपका पता ही नहीं मिल रहा है, आपका एड्रेस ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रोसेस में 5-6 महीने लग जाते थे। और मान लो कभी आदमी ने जगह बदल लिया तो आधार कार्ड वाला काम तो है नहीं कि ढूंढ लोगे। तो इसको रेगुलराइज करने के लिए OCI, ओवर द काउंटर, शुरू किया गया। यानी जब सेबी की शुरुआत की गई मॉनिटरिंग के लिए कि गवर्नमेंट यार कंपनी ऐसे में तो बहुत धोखा करेंगी, भाई शेयर का पैसा तो आ जाएगा पर ये शेयर भेजेंगी नहीं और बोल देंगे हमने तो भेज दिया, पर ये कहीं हो सकता है रास्ते में कागज फट गया, तो कुछ भी हो गया, गुम गया, किसी दूसरे को चले गया। इस तरीके से बहुत सारे लोग लूटते थे। तो इसको रेगुलराइज करने के लिए सेबी ने कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस जारी की और प्रॉपर तरीके से लॉज बनाए गए और जगह जगह पर ऐसे पॉइंट्स बनाए गए जहां से लोग बाग शेयर की ट्रेडिंग, खरीदी बिक्री कर सके। ठीक है, तो ये अब आज की डेट में तो इतना एडवांसमेंट हो गया है कि ढेरों हजारों एप्लीकेशंस हैं। आप वहां से IPO लगा सकते हो, शेयर खरीद बेच सकते हो, एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेयर खान हो गया, 5 पैसा ट्रेड हो गया, switchquare.in हो गया, ऐसे करके कितनी ढेरों हैं आज की डेट में ना। कुछ पर्सनलाइज्ड लोग भी अपनी बनवा लेते हैं। तो आज की डेट में ये सारी चीजें आसान है। यस, यू कैन गिव द स्पीड टू द ऑफ द फैन ऑफ द, या 5 इज द स्पीड इज द ऑफ द फैन इज द। चलो ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट, सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज्ड बिटवीन इन्वेस्टर, सो कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनी शेयर खरीदती बेचती नहीं, कंपनी खाली एक बार प्राइमरी मार्केट में IPO लेके आती है, बाकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होते हैं वही खरीदते और बेचते हैं। कोई समस्या है? आगे बढ़ जाएं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाजार। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्रथम एवं द्वितीय बाजार में अंतर क्या है? तो बहुत बड़ा अंतर है बेटा। प्राइमरी वाला क्या है? पहली बार वाला है, और सेकेंडरी क्या है कि फर्दर, यानी कि प्राइमरी मार्केट डील्स विद द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है वो जो सिक्योरिटी एक बार रिलीज हो चुकी है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ न्यू सिक्योरिटी पे डील नहीं करता, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पे ही डील करता है। यानी पहले से जो शेयर बाजार में आ चुके हैं उन्हीं की खरीदी बिक्री यहाँ पर होती। कहाँ पर? सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी वाले का याद रखना बेटा, पहली बार है ना। प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन,
तो प्राइमरी मार्केट, द कंपनी सेल्स सिक्योरिटीज आइदर डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर और थ्रू एन इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी यानी शेयर ब्रोकर, यानी शेयर ब्रोकर। और उसके बाद एक और शब्द हमने पढ़ा था, और उस शब्द को क्या कहा गया है? अंडरराइटर। इनके थ्रू शेयर इशू करता है, और ट्रेडिंग वाला तो ये सेबी के थ्रू रेगुलेटेड मार्केट है ये तो, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन प्राइमरी मार्केट से होता है, सेकेंडरी मार्केट तो लिक्विडिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो आपके पास शेयर्स की होल्डिंग है, यदि उसको कैश में कन्वर्ट करना है तो आप सेकेंडरी मार्केट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं जा रहा, आगे आप लोग देख लेना। स्टॉक एक्सचेंज की बात आई है, थैंक यू। फिर भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें मैंने आपको दिया है, थोड़ा सा और दूंगा, स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, stock exchange refers to an institution or body of individual, incorporated or not, which is constituted for the purpose of assisting, regulating and controlling the business of buying and selling or dealing in the security। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये जितनी भी सिक्योरिटी, जितने भी ये आइटम होते हैं, इनको एक शब्द में बोला जाता है सिक्योरिटीज, प्रभूतियां हिंदी में, या विभूतियां बोलो, या विभूति नारायण मिश्रा नहीं, विभूतियां या फिर प्रभूतियां बोलो, इंग्लिश में सिक्योरिटीज एक शब्द में। मतलब आप शेयर बोलो, डिवेंचर बोलो, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, फ्यूचर, ऑप्शंस, ऐसा इतना इतना अपन काय को जानू, सोना मेरा बच्चा, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे बाबू ने ताना ताया, ऐसा क्यों बोलो अपन सीधा एक बार में नाम ले ना, तो कंसोलिडेटेड एक ही नाम लेना है, तो उसका नाम क्या है? सिक्योरिटीज। अलग अलग क्यों बोलना जरूरत है? तो इन सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्या है, एक दुकान जो है वो क्या है? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जीके दे रहा हूं मैं, जबरन का नॉलेज, ठीक है। ध्यान से सुनना, आगे पीछे काम आएगा। फंक्शन क्या होते हैं इसके? तो जो तुमने फंक्शन उधर पढ़े वही फंक्शन है, क्योंकि जितना भी काम प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट में होता है वो पूरा का पूरा इन्हीं के थ्रू होता है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है ये वाला टॉपिक, इसलिए मैं आगे आ गया। फंक्शन एक बार कंसोलिडेटेड, देखो बेटा जब तुम एग्जाम में लिखोगे ना, तो ये जैसे इसमें बने हुए हैं ना, ऐसे चित्रों का इस्तेमाल करना है, फोटो जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जिस तरीके से ये लोग लिखते हैं ना, जैसे तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन इंपोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो पहले उनको तुम 1 2 3 करके लिखते हो, ऐसा मत लिखो, ऐसा फोटो बना के लिख दो, जैसे यहाँ पर है, दिख रहा है? अच्छा, सब काटने पे आ गए। पढ़ लोगे तो दस्त नहीं लगेंगे, ज्ञान ही आएगा, पढ़ लेना, काम आएगा आगे पीछे कहीं ना कहीं चल के। आप ही पढ़ा दो, पढ़ा ही रहा हूं, छोड़ा नहीं है मैंने, ना छोड़ूंगा। तो पहला फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो पहले से ही बाजार में सिक्योरिटीज इशू हो चुकी है उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी यानी कैश में कन्वर्ट करना। किसी को जरूरत है पैसे की, उनने शेयर खरीद रखे, तो बेचने की जो दुकान है उस शेयर को, वो दुकान कौन है? स्टॉक एक्सचेंज। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो बेटा डिमांड और सप्लाई के बेसिस में प्राइस डिसाइड करता है शेयर स्टॉक एक्सचेंज की कौन सा शेयर कितने में बाजार में बिकेगा या खरीदा जाएगा। सेल और परचेस किस रेट पर होगा, ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस में होता है। अच्छा सर, कैसे डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में होता है? कोई ऐसी कंपनी जिसके शेयर को लोग बाग ज्यादा परचेज ऑर्डर लगा रहे हैं और सेल ऑर्डर कम लग रहे हैं, इसका मतलब, फिर से सुनना, परचेज के ऑर्डर किसी भी शेयर के लिए ज्यादा लग रहे हैं और सेल करने के लिए ऑर्डर कम लग रहे हैं, इसका मतलब बाजार में वो आइटम, बहुत बढ़िया, बाजार में वो आइटम की सप्लाई कम है
और डिमांड ज्यादा है, तो जब भाव बढ़ता ही कब है, जब उसका डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम। ठीक है, समझ गए या एग्जांपल दूं? सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को सिक्योर करना कि कोई धोखाधड़ी ना हो, टाइम पर प्रॉपर तरीके से डिलीवरी हो जाए। डिलीवरी हो जाए मतलब कंफ्यूज मत होना बेटा, है ना, ज्यादा डिटेल में मत जाना, यहाँ पर यही टर्मिनोलॉजी यूज होती है। और शेयर बाजार में डिलीवरी का मतलब ये है कि आपने जो शेयर खरीदा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ पर दो टर्म यूज होती है, एक है डिलीवरी और दूसरा है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब ये है कि एक्चुअल में शेयर आपके अकाउंट में नहीं आएगा, पर हाँ आप उसको बिना आपके अकाउंट में आए उसको आप खरीद और बेच सकते हो। सर ये तो चमत्कार वाली बात हो गई। हाँ, मतलब जो बोलते हो ना सट्टा लगाना, तो वो है इंट्राडे। क्या है, सुबह 9:15 में जब बाजार खुले स्टॉक एक्सचेंज और तुमने यदि इंट्राडे पे डील किया है, तो वो सौदा जो तुमने शर्त लगाई है, एक तरह से शर्त लगाते हो ना, बेट करते हो, बाजी लगाते हो कि ये शेयर का भाव अभी ये है और ये पहुंच जाएगा। दो चीजें होती हैं यहाँ पर, बुलिश और बियरिश। बुलिश मतलब बैल, बैल मतलब जो भाव बढ़ने की सोचता है कि हाँ इसके शेयर बढ़ेंगे भाव। ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक होता है ना, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव बंदा होता है वो क्या भाव बढ़ने पे लगाता है, और जो बंदा बियरिश होता है, बिक्री वाला काम है जिसका, वो डरता है तो वो रेट कम होने की बात करता है। तो ऐसे जब दो लोग आपस में टकराते हैं बेटा, तो उनके रिश्ते होते हैं और वो रिश्ता कहलाता है इंट्राडे। एक खरीदने की बात करता है, एक बेचने की बात करता है, भाव बढ़ाने का। ठीक है, तो डिमांड यदि ज्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब लोग खरीदने के लिए ज्यादा तैयार और बेचने के लिए कम, तो वो प्राइसिंग। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन में ये है कि आपने अच्छा हाँ मैं यही तो पढ़ा, इंट्राडे क्लियर है। डिलीवरी में क्या होगा कि आप डिलीवरी में खरीद के सेम डे बेच तो सकते हो, आज की डेट में ये पोजीशन है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जब शेयर खरीदा जाता था तो फिजिकली प्रेम पत्र कंपनी घर भेजती थी, और वो घर आते आते कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी हो जाते थे, और वो कभी अपने को आता भी नहीं था, वो डिलीवर होता था। चूंकि वो फिजिकल डॉक्यूमेंट, फिजिकल शेयर आपके पास आता था, इसलिए उसको क्या बोला जाता था, डिलीवरी। इसलिए उसको क्या बोला जाता था, डिलीवरी। आज की डेट में यदि शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया तो इसमें 3 दिन का प्रोसेस लगता है, 48 घंटे तो मिनिमम लगते ही हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में, जमा होने में। और जमा नहीं कर रहा, आपने सेम डे खरीदा और बेच दिया, तो आपके खाते में वो कभी भी नहीं आएगा, ना आएगा ना जाएगा। बस आपने एक बेटिंग की है, जो सौदा कैंसिल हो जाएगा। यदि आप जीत गए, आपका अनुमान सही रहा, तो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, वो है इंट्राडे। और यदि आप शेयर को अपने खाते में क्रेडिट करवाना चाहते हो तो फिर वो होता है डिलीवरी कहलाता है। क्लियर है क्या? तो फिजिकल जब डिलीवरी हुआ करती थी तो ट्रांजैक्शन के साथ धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि सारी चीजें ऑफलाइन होती थी। अच्छा, एक बंदा है राम और उसके पिताजी का नाम दशरथ, तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों ने कम खा लिया, लोगों को ढोल ताशे बंद पीट पीट के उन्हें पूरे देश में ढिंढोरा पीट दिया, मेरे यहाँ राम ने जन्म लिया, मेरा नाम दशरथ, अब कोई दूसरा ये नाम मत रखना। ऐसा तो हो नहीं सकता। मान लो कभी 2 या 3 लोग ऐसे हो गए जिनके नाम सेम हो गए और पिताजी के भी सेम हो गए, अभी कहानी कुछ बदल सकती है, कोई गलती हो सकती है, होने के चांसेस हैं। तो इन चीजों को सेफ्टी के नजरिए से कंट्रोलिंग जो होती है, उसका रेगुलेशन जो होता है वो कौन करता है, सेबी करता है, सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज करता है उसको। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, चूंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, लोगों की इनकम जनरेट करता है, लोगों की जब इनकम होती है तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, अब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, यही तो इकोनॉमी की ग्रोथ है। कंपनियों का भी प्राइस बढ़ता है तो उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है ना। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, इक्विटी कल्ट, ये कल्ट नहीं है ना, ये कल्चर है। CULT शॉर्टकट में लिखा है, इसका पूरा मतलब क्या है, कल्चर।
यानी ये इक्विटी कल्चर को बढ़ावा देता है। इसका कहने का मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी दुकान है जो लोगों को इस बात के लिए क्या करती है, मोटिवेट करती है कि आप भी शेयर खरीदो बेचो, इसमें ट्रेडिंग करो और पैसा कमाओ। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, देखो सट्टा लगाने का स्कोप आता है यहाँ पे, स्पेकुलेशन। इंट्राडे जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, स्पेकुलेशन। ठीक है, तो डिलीवरी और इंट्राडे दोनों का मतलब क्लियर है। तुम्हारे सिलेबस में हो या ना हो, पर तुम्हें जानकारी होना चाहिए। कहीं पर बैठो कोई बात करे तुमसे तो तुमको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाकी तो ये अपने काम का है नहीं। हाँ, आजकल जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं, और ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका क्या होता है बेटा, डीमेट अकाउंट खुलता है। डीमेट अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, डीमटेरियलाइजेशन। उसका फुल फॉर्म क्या होता है डीमेट का? किसी ने बोला हमारा डीमेट अकाउंट खुला हुआ है, तो उसका डी का मतलब क्या है, डीमेट का डीमटेरियलाइजेशन, यानी जो आपके फिजिकल शेयर हैं वो मटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, पैन कार्ड से आपका काम होता है। जो भी शेयर होते हैं बेटा वो एनएसडीएल और सीडीएसएल से होते हैं। एनएसडीएल मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी। शेयर को कंट्रोल करने के लिए, डाटा मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया एनएसडीएल, और उस बंदे ने सीडीएसएल बनाया, सेंट्रल डिपॉजिटरी और नेशनल डिपॉजिटरी। ये लोग क्या करते हैं, आपका डाटा मेंटेन करते हैं। आप किसी भी कंपनी से डील करो, कितने भी शेयर खरीद लो, इनको हर कंपनी अपनी रिपोर्ट भेजती है कि दादा मेरा जो शेयर होल्डर है उसकी लिस्ट ये रही, तो इनके पास हर वो जानकारी होती है। और जो डीमेट का क्लाउड होता है वो इन्हीं के थ्रू मेंटेन होता है। जो बंदा शेयर बेचता या खरीदता है उसको हो सकता है ये बात मालूम हो कि यदि हमने एक बार शेयर खरीद लिया और वो हमारे डीमेट अकाउंट में आ गया तो उसको होल्ड, जब तक वो होल्ड रहेगा तब तक तो ठीक है। जिस दिन उस शेयर को आप सेल करोगे उस दिन CDSL अपना 23 रुपीज 75 पैसा चार्ज ले लेगा एक शेयर, मतलब जो भी आपकी होल्डिंग है एक लॉट की। जिस दिन आप उस कंपनी की, उसी कंपनी के जितने शेयर बेचोगे उस दिन वो अपने से 23 रुपये 75 पैसे आज की डेट में चार्ज ले लेगा। ये उसका फीस होता है। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेबी है क्या सिलेबस में? सेबी भी नहीं है, वो है ना। तो अब अपन पढ़ेंगे सेबी। हालांकि मैंने बता दिया था बट फिर से आ जाए, सेबी क्या होता है ये समझो। अब चैप्टर कंप्लीट होगा। दिस इज द लास्ट टॉपिक आई थिंक। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी 1998 में गजब हो गया यार, मतलब साला क्लास का कोई वैल्यू ही नहीं है यार। इससे मेरे को मजबूरी में डांटना पड़ता है। सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1988 अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वित्त मंत्रालय, उसने 1988 में एक इंडिया को एक रेगुलराइज्ड मार्केट देने का प्रयास किया कि शेयर बाजार की ट्रेडिंग बहुत अच्छे से की जा सके। और ये जो इसकी फंक्शनिंग शुरू हुई वो शुरू हुई 1992 से। जो सेबी था इसकी फंक्शनिंग कब से शुरू हुई? बना 88 में। एक बोर्ड बना के छोड़ दिया गया कि आप रूल्स रेगुलेशंस बनाओ। इसीलिए हमारे वो भाई साहब थे ना, हर्षद मेहता जी, है ना, हर्षद मेहता जी, इतना बड़ा स्कीम 1992 का उजागर वो क्यों हुआ? यदि ये नहीं बनता, हालांकि कोई स्कीम नहीं था, वो सिर्फ लॉ में जो लूज होल्स थे उनका बेनिफिट उठाते थे बस। मतलब आपने कानून बना के यहाँ पे गेट लगा दिया तो भाई साहब क्या करते थे, इस साइड से निकल जाते थे बस।
आपने एक और गेट बनाया उनको रोकने के लिए, तो फिर आगे से कमी ढूंढ के और साइड से फिर बंदा निकल लेता था, और ऐसा कोई भी वो फर्जीवाड़ा नहीं करता, बराबर है। पर स्कीम तो स्कीम होता है, गलत तो गलत होता है। रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, सेबी को क्यों बनाया गया? In 1980s, the capital market witnessed a tremendous growth due to increasing participation of the public. जो मेट्रो सिटीज थी, बड़े शहर थे जहां पर लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते थे, उन्होंने कमाई का जरिया बना दिया, कुछ मत करो, शेयर बाजार में काम करो, खरीदो बेचो शेयर, यहीं से पैसा कमाओ, है ना। तो बहुत ज्यादा लोग जब इन्वॉल्व हुए तो उसको कंपलसरी हो गया कि इसको रेगुलराइज करो, नहीं तो यहाँ से जो कंप्लेंट आएंगी उनको रिजॉल्व कौन करेगा? जो धोखाधड़ी होगी उसको, उस समस्या का समाधान कौन करेगा? देश तो बराबर चल नहीं रहा था, आर्थिक हालात भारत देश के वैसे ही चरम सीमा पे थे, है ना। तो सम एग्जांपल्स क्या है? अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग मतलब इफ इट refers to making manipulations with the basic motive of inflating or depressing market price of securities. स्कैम 1992 देखो, बिग बुल देखो, यदि ये चैप्टर अच्छे समझना चाहते तो बिग बुल देखो, 2-2.5 घंटे की है, 3-4 घंटे की है, 2-2.5 घंटे की है, उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ स्कैम 92 10 घंटे का है, 8 या 10 घंटे का है पूरा वेब सीरीज, और उसको देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सारी चीजें तुम्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने आप जाके लिख दोगे यदि वो देख लेते हो। ऐसे ही तुम्हें इंग्लिश में जो स्वामीनाथन करके चैप्टर है ना, वो मालगुडी डेज देख लोगे तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। मालगुडी डेज एक सीरियल आता था, उसके शुरुआत के 3-4 वीडियो देख लोगे ना, एपिसोड, तो तुम्हारा वो पूरा, बहुत स्वामीनाथन बहुत बड़ा चैप्टर है और मार्क्स का आता है एग्जाम में, 10-15 नंबर का चैप्टर है वो। सिर्फ 4 एपिसोड देख लेना, उसके पूरा क्लियर हो जाएगा इंग्लिश का, स्वामीनाथन का। अनऑफिशियल देखो, पहले क्या होता था, मुझे फिर बताया कि इतना ज्यादा कम्युनिकेशन के मीन्स अवेलेबल नहीं थे, इतना ज्यादा वो नहीं था। हाँ, क्या करते थे ये लोग प्राइस बढ़ाने के लिए, कि जिसको अंदर से न्यूज मिल जाती थी कि ये कंपनी, मान लो कोई चीज का रिसर्च शुरू हुआ, जैसे आज की डेट में मान लो कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अभी जो आ रहे हैं उनकी बैटरी कैपेसिटी बहुत कम है, मतलब एक बार चार्ज करने पर वो ज्यादा से ज्यादा 400-500 किलोमीटर की रेंज ही दे पा रहे हैं। पर मान लो कोई ऐसी न्यूज हो जो इस बाजार में तहलका मचा सकती है, कोई ऐसी कंपनी हो जो 2 किलोमीटर के लिए दावा करने वाली है आज से 2 महीने बाद, यानी जब वो दावा कर देगी, ऐसा इंजन डेवलप कर लेगी कि एक बार चार्ज करो और वो 2000 किलोमीटर चलेगी, उस कंपनी के भाव कैसे बढ़ेंगे? तो ये लोग क्या करते थे, ऐसी कोई न्यूज मिलती थी ना, तो उस कंपनी के शेयर एकदम से खरीदना शुरू कर देते थे। अब एकदम से प्राइस कम हुआ, कम प्राइस पर ही पूरा खरीद लेते थे, और जैसे ही लोगों तक ये न्यूज फैलती थी कि नहीं और दादा इस कंपनी की डिमांड बहुत है, तो प्राइस बढ़, अब बाजार में सप्लाई नहीं, खरीदने वाले बहुत आ गए, अब मनमाफिक प्राइस चार्ज होता था, अननेसेसरी अनऑफिशियल प्रीमियम चार्ज करते थे, है ना। मार्केट में कोई हवा फैला देते थे, ये कंपनी डूबने वाली है, हर बंदा उसके शेयर बेचना शुरू, मतलब सप्लाई बढ़ गई, खरीदने वाला कोई भी नहीं है, हवा फैला दिया आपने, कंपनी नहीं बढ़ने वाली है, अब क्या होगा? उसके हर आदमी शेयर बेचेगा ना कि यार कुछ तो मिलेगा, 10 का एक शेयर है, 5 मिल रहा है, 5 में बेच दो, यही होगा। तो ये सस्ते में खरीदते थे, और जब बाजार से वो चीज खत्म हो जाती थी, फिर न्यूज फैला दी कि कंपनी ने अपने आप को रिनोवेट कर लिया, एक्सपांशन कर रही है अभी। अच्छा, जैसे ये हवा आई, बाजार में शेयर ही नहीं है, अब क्या करोगे? जिसके पास है वो मनमाफिक चार्ज करेगा। तो ये जो इरेगुलराइजेशन था, धोखाधड़ी थी, प्राइस रिगिंग थी, अनऑफिशियल न्यूज फैला करके प्रीमियम चार्ज होती थी, तो इससे बचाने के लिए क्या शुरू किया गया? इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया। बहुत अच्छे से बेटा, ठीक है, क्लियर कर लिया अपन ने सारी चीजें ना।
फंक्शंस ऑफ सेबी क्या है? रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन, 3 फंक्शन है। रेगुलेटरी फंक्शन यानी बाजार किस तरीके से काम करेगा, बाजार यानी कैपिटल मार्केट कैसे काम करेगा, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होगी, शेयर इशू करने की क्या प्रोसेस होगी, क्या प्राइस रख सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम। मत कर यार, मदद की जरूरत नहीं मेरे को, बराबर है क्या? गूगल असिस्टेंस ले रहा है। डेवलपमेंट फंक्शन मतलब इस बाजार को और कैसे तरीके से डेवलप किया जा सकता है। प्रोटेक्शन, किसी के शेयर होल्डर के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उसको बचाया जा सके, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन। देखो अब रेगुलेटरी फंक्शन में पढ़ रहा हूं। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, यानी देखो जैसे आज अपने को दुकान खोलनी हो तो नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती ना दुकान खोलने, लाइसेंस लेना पड़ता। ऐसे ही पहले बीच में कोई माई बाप नहीं होता था, आपने किसको खरीद दिया, किससे बेच लिया, क्या हो गया समझ में नहीं आता था। तो इन्होंने फिक्स कर दिया कि भैया एक फिक्स बंदा है, वही खरीदेगा वही बेचेगा, इसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रोकर और या सब ब्रोकर का उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिक्स ऑफिस खोलना पड़ेगा ताकि मालूम पड़ जाए हाँ यही है वो जिनने लोगों का शिकार कर लिया। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड, इनके जो भी स्कीम लॉन्च होगी यानी जो भी शेयर या म्यूचुअल फंड रिलीज होगा उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा। इसीलिए जब कंपनी रजिस्टर्ड होती तो उसका नाम लिस्टेड कंपनी होता है और रजिस्टर्ड नहीं होती तो अनलिस्टेड होती है। नॉर्मली अनलिस्टेड कंपनी के शेयर आप ऑनलाइन खरीद बेच नहीं सकते, उसका फिजिकल डिलीवरी से ही काम होता है ना। और लोग बाग उनमें यकीन भी नहीं करते हैं क्योंकि जब वो रेगुलराइज्ड मार्केट में नहीं है तो उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी भाग सकता है। सबको समझ में आ रहा है? वो तो उस दिन समझ में आएगा जिस दिन मैं टेस्ट लूंगा। आधों को बुखार होगा, किसी का सिर दर्द होगा, किसी के पेट दर्द होगा, किसी का पांव दुखेगा, किसी को कहीं शादी ब्याह में जाना रहेगा। ये सब जो बहाने हैं ना, इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही उस टाइम पर भी होते थे है ना। जैसे आज अपन खेलते हैं बहानों से, ऐसे पहले भी होता था। उसको रेगुलराइज करने की आप समझ गए है ना, बहुत बढ़िया सर। ठीक है क्या? डेवलपमेंट क्या था? ट्रेनिंग दी जाती थी कि दादा ब्रोकर इस तरीके से फंक्शन करेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा, है ना। रिसर्च किया जाता था कि मार्केट का रिसर्च, किसके भाव बढ़ेंगे या घटेंगे। प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दे दिया जाए, जैसे बच्चन साहब ने आज बोला, बच्चन साहब क्या, वो देवगन साहब और वो खान साहब ये बोलते हैं रजनीगंधा, दाने दाने में केसर का दम, है ना। दम निकाल दिया था खैर उनका, पर फिर से आने लग गया दम। तो अब क्या, अरे शाहरुख खान और अजय देवगन प्रचार नहीं करते दाने दाने में केसर का दम? इनके वर्ड कितने इफेक्टिव कि इनको करोड़ रुपया देके प्रचार कराया जाता है। वही करोड़ रुपए प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधार के बेच लो ना यार, लोगों को अच्छी चीजें मिलेंगी, उसमें क्यों खर्चा? अच्छा, उस प्रचार में कभी भी जिसका बहुत बड़ा हीरो एक्टर एडवर्टाइजमेंट करे वो प्रोडक्ट मत खरीदो। क्यों? क्योंकि उसने करोड़ों रुपया दिया उसके एडवर्टाइजमेंट में, तो वो वसूलेगा किससे? दिमाग लगाना शुरू करो कि जो चीजें महंगी बिक रही है ना, इट्स नॉट जरूरी कि वो अच्छी होगी। यदि उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है ना, तो समझ जाओ ये महानतम कचरा आइटम है। ये हमसे 150 रुपए इस बात के लिए ले रहा है क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट के पैसे खर्चा कर रहा है, उसमें इतने सारे टैक्सेस। किसी का आप सर्विस लोगे तो वहां पर भी टैक्स भरना है, गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे वहां भी टैक्स भरना है, पब्लिक को सेल करोगे वहां भी टैक्स भरना है। तो इतना सारा जब ये खर्चा कर रहा है, मतलब 150 रुपए ले रहा है, क्वालिटी ज्यादा नहीं है, खाली ये हमको पगला बना रहा है बस। थोड़ा सा ऐसा सोचना शुरू करो, जो प्रोडक्ट का ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है उसको खरीदना बंद कर दो, ऐसे प्रोडक्ट खरीदो जिनके प्रचार कम आते हैं, कभी कभी देखने को मिले जो,
वो क्या करेगा, उसका प्रोडक्ट सस्ता इसलिए है क्योंकि वो फालतू पैसे खर्च नहीं करता, वो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है सिर्फ उसी में खर्चे करता है। ऑनलाइन चीजें सस्ती क्यों मिल जाती हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है बेटा कि उसको फिक्स शॉप दुकान खोल के नहीं बैठना है, मतलब उसका किराया जो हर महीने दुकान का है रेंट वो बचता है, पहली चीज। दूसरी चीज, शॉप खोलोगे तो लाइट का बिल, ऑफिस का एक्सपेंस, फर्नीचर, एसी, ये सारे खर्चे करने पड़ेंगे। ऑनलाइन वाले को ये नहीं करना है। करना है क्या? नहीं करना ना उसको, इसलिए वो क्या करता है, जो प्राइस टैग है उस प्राइस टैग में वो डिस्काउंट देता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम सिर्फ ऑनलाइन ही खरीदो, आस पड़ोस में जो बिक रहा है वो, पर वो कोशिश करो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि जो चीज का प्रचार बहुत ज्यादा आ रहा है वो मिसलीडिंग है, मिसगाइड कर रहा है तुमको, है ना। जो ज्यादा अच्छा माल होगा ओरिजिनल तो ऐसे ही बिक जाएगा, एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं। एक बार दो बार प्रचार दे दिया, लोगों की नजरों में आ गया, भाई नजर में आने के लिए बताना तो पड़ेगा, दिखेगा तभी बिकेगा। तो एक दो बार दे दिया, ठीक है, लोगों की नजरों में आ गया है। अब ज्यादा हुक और बाय क्रुक चल रहा है ना, ज्यादा ही ज्यादा एग्रेसिव चल रहा है एडवर्टाइजमेंट। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट हो ना उस प्रोडक्ट को उतना ज्यादा इग्नोर करो, अपने आप चीजें सस्ती मिलना शुरू हो जाएगी। ना तो पेट्रोल के भाव बढ़ने से फर्क पड़ेगा, ना डीजल के भाव बढ़ने से फर्क पड़ेगा। जो फर्क यहाँ से पड़ता है ना, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वो ज्यादा मार मारती है। यदि आप अकल लगा सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो दुनिया तो चल ही रही है ना, काम चल ही रहा है। पर सोचो थोड़ा इस बात पे, सोचोगे तो तुमको शायद मेरी बात अच्छी लगेगी। दिस चैप्टर एंड्स, या ठीक है। तो ये चैप्टर की समाप्ति की घोषणा करते हुए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।